जनाब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? अच्छा, अगर शहरोज मियाँ यहाँ से उठे और भागते हुए जाकर दीवार को टक्कर मारे तो दीवार टूट जाएगी? और ट्रक आ रहा हो तो सिर्फ ट्रक आके दीवार के साथ लग ही जाए, क्यों हो जाए? ट्रक टक्कर मारे टूट जाती है, उसका मैच ज़्यादा इसलिए। अच्छा, शहरोज मियाँ का भी तो मैच है। अच्छा चलो, गोली लगे आगे दीवार में, सुराख होगा नहीं होगा, तो उसका मैच भी तो कम होता है गोली, स्पीड से आती है। अच्छा, उसकी स्पीड बहुत होती है। अच्छा चलो देखते हैं, ट्रेन आस्ते आस्ते मूव कर रही है, शहरोज में एक कार से ट्रेन रोक लेंगे, रोक लेंगे? नहीं, खुशी कहते सर मैं तो रोक ही लूंगा। हाँ, डिंगे लतना पुलिस मुकाबले। हाँ तो आपको कैसे पता चला कि इसको रोकना मुश्किल है? एक गोली को रोकना मुश्किल है, उसमें हरकत बहुत ज्यादा है, और एक हल्की सी मूव करती हुई ट्रेन को रोकना बड़ा मुश्किल है। एक चीज का मैच ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो बेटा जो किसी चीज के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक उसके मैच पर, दूसरा उसकी वेलोसिटी पर। अब बात समझ आई? तो बेटा असल में ट्रेन जो है उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसमें जो आपको जाहिरन लग रहा होता है कि थोड़ी सी मिकदार है, वो बहुत ज्यादा हो। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? सो ए बुलेट हैज ए वेरी स्मॉल इनर्शिया, उसका इनर्शिया बहुत बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल मास, उसके बहुत कम मास की वजह से। बट व्हाई डज इट्स इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग? क्यों? जो उसका असर होता है इज सो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। When it is fired from the gun, जब उसको बंदूक से मारा जाए, किससे? बंदूक। मुझे इस पे मेरे एक उस्ताद मोहतरम को जुमला याद आ गया। उन्होंने कहा अगर आपको कोई बुलेट दे दे तब उसको ऐसे किसी को मारो, असर नहीं होगा। जब उसको राइफल में डाल के मारोगे ना तो फिर सही फायदा होगा। समझ आया नहीं है? फिर फायदा होगा। असल में एग्जाम्पल दे रहे थे जिक्र पे, अल्लाह का जिक्र करने। वो कहते थे कि अल्लाह का जिक्र, ये जो अल्लाह है इसका जिक्र कैसे किया जाए? मैंने कहा तो अल्लाह का जिक्र करो, कैसे किया जाए? जिस दिन आपको ये पता चलेगा ना इसको कैसे किया जाए, फिर असर दिखे। ये दिल से करने की चीज है और हम कहीं और जगह पे कर रहे हैं तो असर नहीं होगा। जब दिल से करोगे, कल्ब से करोगे तो फिर देखना ना कैसे असर होता है। नहीं समझ आया? फिर देखना अल्लाह आसमान में हुक्म देगा, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। लेकिन गन में डाल के मारा जाए तो बड़ा असर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ गई, इंपैक्ट बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गई, उसकी असर करने की सलाहियत बढ़ गई। On the other hand, दूसरी तरफ the impact of a loaded truck on a body coming its way is very large, even if the truck is moving slowly. क्या कहा जा रहा है? On the other hand, जरा दूसरी जानिब देखिए, दूसरी जानिब the impact of a loaded truck, एक लदे हुए जो ट्रक है उसका असर क्या होता है? ज्यादा होता है ना। ऑन ए बॉडी, एक जिस्म पर, कमिंग इट्स वे, जो उसके रास्ते में आ जाए। हाँ, लोडेड ट्रक के रास्ते में कोई चीज आ जाए तो फिर असर होता नहीं होता? इज वेरी लार्ज, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ा होता है। इवन द ट्रक इज मूविंग स्लोली, हद तक ट्रक चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही हरकत क्यों ना कर रहा हो। कभी देखा है गाड़ियां चलते चलते थोड़ी सी टच होती है तो डेंट पड़ जाता है, क्या वजह क्या होती है? असर ज्यादा। आगे चले तो टू एक्सप्लेन सच सिचुएशन, ऐसी हालत को वाज़ेह करने के लिए वी डिफाइन न्यू फिजिकल क्वांटिटी। आइए हम एक नई तिबी मिकदार को मुतय्यन करते हैं, कॉल्ड मोमेंटम, जिसका नाम मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन।
किसी भी जिस्म का जो मोमेंटम होता है ना, वो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, वो हरकत की मिकदार होती है, इट प्रोसेसेस जो उसमें मौजूद होती है। अब समझा? द क्वांटिटी, ये आपकी बुक पे लिखी हुई डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं। किसी भी जिस्म का मोमेंटम क्या? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट प्रोसेसेस, हरकत की वो मिकदार जो एक जिस्म में मौजूद होती है, ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, उसके मास और उसकी वेलोसिटी की वजह से जिस्म में जो हरकत की मिकदार होती है। अब देखो मास है, बॉडी मूव नहीं कर रही, मोमेंटम नहीं है, बॉडी मूव कर रही है, मास ही नहीं है, कैसे बॉडी हो सकती? नहीं हो सकती। सोच लो, हो सकती है, नहीं हो सकती, सोच लो। दो फिर एग्जांपल दो। तो रूह का मैच नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है रोशनी, रोशनी, फोटोन का क्या मास होता है? एटम्स होते हैं इसके अंदर, नहीं समझ रहा, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। यार ऑक्सीजन एटम्स है, मास मास पढ़ के पागल हो गए अभी तक। हाँ, हीट एनर्जी है ना। आगे चले, सोचिएगा इस पॉइंट पे, सोचिएगा। We talk about this. So, a momentum of a body, the quantity of motion it possesses. हरकत की वो मिकदार जो किसी जिस्म में उसके मास और उसकी वेलोसिटी की वजह से मौजूद हो, हरकत की उस मिकदार को हम उस जिस्म का मोमेंटम कहते हैं। उस जिस्म का इसे म्यारे हरकत कहते हैं, हरकत का म्यार। आगे चले, the momentum p of a body is given by the product of its mass and velocity. तो कुछ बच्चे ऐसे डिफाइन करेंगे, the product of mass and velocity of a body is called its momentum. p is equal to mass multiply velocity. ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो ना, पहले डेफिनेशन आएगी, फिर फार्मूला आएगा, फिर नेचर आएगी और फिर यूनिट आ जाएगी। अच्छा बताओ, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो जनाब याद रखें, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर या न्यूटन सेकंड, या न्यूटन सेकंड कैसे हो गया? हाउ न्यूटन सेकंड कैसे हो गया? चलो ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो नजर आ रहा है, न्यूटन सेकंड कैसे हो जाएगा? बताइए। बोलिए, फिर टॉपिक शुरू करूं। बोलिए 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 बोलिए। भाई क्या बोल रही है? देखें, सुने, ये क्या एम बी, मास के जी, वेलोसिटी मीटर, बटा में लिख दो सेकंड। चले सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से डिवाइड, ठीक है? सुन रहे हो? अच्छा, केजी, मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, और साथ फिर ये एक सेकंड, ये भी तो आएगा ना। ये जो चीज है ना, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये न्यूटन। ये बेटा आगे इंशाल्लाह डायरेक्ट आपको एक फार्मूला दूंगा, डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू एफ, या डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। तो ये न्यूटन सेकंड, यहां से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाए, ठीक है? तो वी टॉक अबाउट दिस बट आगे जाके। तो आइंदा अगर आपसे कोई मोमेंटम की डेफिनेशन पूछे तो मेरे ख्याल में आप बता सकते हैं क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट possesses ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो ये द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body, possessed by due to its mass and velocity is called its momentum.
Its formula is this, it is the vector quantity and its SI unit is kilogram meter per second. अब बचे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक तो ये मुझे डायरेक्ट पहला ला करवाए हैं, बट आज मैं थोड़ा अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले पहला ला नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तीसरा ला नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ दूसरा ला सही तरीके से सीख लो, आपको अल्लाह का वास्ता सही तरीके से सीख लो, पहला भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। सिर्फ दूसरा, न्यूटन ने दूसरा ही दिया था। पहला ला उसकी सिर्फ एक सिचुएशन है, कितनी, और तीसरा ला भी इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से डेवलप। सुन रहे हो? So first of all we will talk about the Newton's second law of motion. हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखें बच्चों, अब गौर से सुनो। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। ये I will tell you, I will talk to you। याद रखिएगा मोमेंटम के बाद वाली स्लाइड से शुरू करना, ठीक है? तो मैं इसके बारे में आपसे पूछूंगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चे बात गौर से सुने। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद सिचुएशंस when a net force is acting on a body। इसको दिमाग में बिठाना। तो बंदा आपसे पूछे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन से केसेस को डील करता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन से केसेस को डील करता है? तो याद रखना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उन केसेस को डील करता है जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आप मोबाइल देख रहे हैं, इस पे कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही, नहीं लग रही। अच्छा, आज से बेटा आपकी सोचें तब्दील हो जाएंगी इंशाल्लाह। इधर फिर सोच लें, इस मोबाइल पे कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही। सुन तो ले, सुन तो ले। इस लैपटॉप पे कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही। बेटा गौर करना जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये टेबल की टॉप, इस पे पड़ा हुआ मोबाइल, मोबाइल को जमीन कहाँ खींच रही है? टेबल इसको कितने धक्का दे रहा है? ऊपर। कितनी फोर्सेस अमल कर रही? एक और दो। आप कहते हैं फोर्स ही कोई नहीं लग रही, दो फोर्सेस लग रही। तीसरा हवा का प्रेशर है, हवा ऊपर से नीचे दबा रही। नहीं सुनते? समझ आ रही है सबको? सो जनाब अली, ये जो कौन, ये कौन मोबाइल जो है, इस पे फोर्स लग रही है? माया बेटा मुझ पे कोई फोर्स लग रही है? कितनी लग रही है? कौन कौन सी? कुर्सी ऊपर को धक्का दे रही है, मैं नहीं नीचे धक्का दे रहा, मैं नहीं दे रहा, जमीन मुझे खींच रही है नीचे की सिमत में। जब जमीन मुझे खींचेगी तो फिर मेरे नीचे जो चीज आएगी मैं उसको धक्का दूंगा। मेरे अंदर से कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रही नीचे के सिमत में, मुझे जमीन खींच रही है नीचे। तो कितनी फोर्सेस है मेरे पे? जो फोर्स मुझ पे जमीन लगा रही है ना वो मेरा वेट है, उसको वेट कहते हैं। सुन रहे हो? और जो फोर्स मुझ पे ये कुर्सी ऊपर की सिमत में लगा रही है वो रिएक्शनल फोर्स ऑफ द चेयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसे नाम रिएक्शनल फोर्स कहते हैं। दो फोर्सेस मुझ पे लग रही हैं, लेकिन इन दोनों का सम क्या है? नेट फोर्स क्या क्या क्या? जिस फोर्स से जमीन मुझे नीचे खींच रही है उसी फोर्स से कुर्सी मुझे, और दोनों फोर्सेस मेरे ऊपर लग रही हैं, दोनों का नेट जीरो। अभी भी बात समझ? पता नहीं क्या समझ?
आ गया बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने ये नहीं कहना मैंने फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, नहीं, फोर्स तो मुझ पे अमल कर रही है, नेट फोर्स की बात करना। नेट, अब देखो ये मोबाइल पढ़ो, अब इस पे नेट फोर्स अमल कर, अब कर रहे, अब कर रहे, अब कर रही है ये नेट फोर्स। तो न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील करता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका ताल्लुक है किसके साथ? ऐसी सिचुएशंस के साथ, ऐसी सिचुएशंस के साथ जब नेट फोर्स बॉडी पे अमल करेगा। इट स्टेट्स दैट, आपने आपसे कोई बंदा पूछे ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, तो आपने कहना न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, बस यहां तो शुरू करो। व्हेन ए नेट फोर्स, याद रखना सिर्फ फोर्स नहीं, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब एक नेट फोर्स किसी बॉडी पे क्या करती है? अमल करती है। तो फोर्स से क्या पैदा होगा? फोर्स से क्या पैदा होगा? वेलोसिटी में चेंज आएगा, आएगा नहीं आएगा? इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, यहां से सीख लेना। जो फोर्स होगी वो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जिस सिम्त में फोर्स लगेगी उसी सिम्त में फोर्स, नेट फोर्स की बात कर, जिस सिम्त में नेट फोर्स लगेगी उसी सिम्त में क्या पैदा होगा? यस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस सिम्त में फोर्स लगती है उसी सिम्त में एक्सेलरेशन पैदा होता है। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, समझे नहीं समझे? और इस पहले पार्ट को यूज करके न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। न्यूटन को इतना पता था कि जिस सिम्त में फोर्स लगेगी उसी सिम्त में चेंज इन मोशन आएगा। अब बात समझ आई? उसने कहा यार ये एप्पल यहां खड़ा, जैसे ऊपर से वो उसकी डंडी टूटी, किधर का मूव किया? एक्सेलरेशन किधर का पैदा हुआ? अगर एक्सेलरेशन की सिम्त ये है तो फोर्स की सिम्त भी क्या होगी? उसने कहा था फोर्स नीचे को क्यों लगी, शेप वहां पे क्यों नहीं रुका, शेप ऊपर क्यों नहीं गया, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की सिम्त में क्यों नहीं पैदा हुआ। और उसको ये पता था कि जिस सिम्त में फोर्स लगती है उसी सिम्त में एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसी सिम्त में एक्सेलरेशन पैदा होता है जिस सिम्त में फोर्स लगती है। नेट फोर्स पहले से लटका हुआ था, उसमें नेट फोर्स क्या थी? जीरो थी। जमीन नीचे खींच रही थी, डंडी ऊपर खींच रही थी, नेट फोर्स जीरो थी। जैसे डंडी टूटी, अब ऊपर की फोर्स तो जीरो, तो नेट फोर्स जमीन की तरफ, अब नीचे आप समझ आ? तो ये प्रॉपर्टी, मैंने नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चे बात पहली बार गौर से सुन लो, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का आपस में क्या ताल्लुक है, इस लॉ का पहला हिसाब बता कि मैंने नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक ही सिम्त में होता है, इस बात को याद रखिएगा। पहला पार्ट समझ आ गया? जो सिम्त नेट फोर्स की होगी वही सिम्त एक्सेलरेशन की होगी। जिस सिम्त में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसी सिम्त में आपकी नेट फोर्स अमल कर रही है। समझ आया? बिजली का पता किससे लगाते हो? उसके असरात से। टिश्यू पेपर सीधा नीचे गया, ये असर है, एक्सेलरेशन पैदा हुआ नीचे की सिम्त में, तो इसका मतलब कि फोर्स भी किस सिम्त में? तो फोर्स को उसके असरात से पहचाना जाता है, फोर्स को उसके असरात से पहचाना जाता है।
जिस सिमत में एक्सेलरेशन हो उसी सिमत में क्या पैदा होती है, उसी सिमत में फोर्स लग रही होती है। मैंने नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब एक जिस्म पे एक फोर्स अमल करे, फोर्स नेट फोर्स अमल करे, रिजल्टेंट फोर्स अमल करे, समझ आया? तो उसका असर क्या होगा? फोर्स लगी, आपको कैसे पता चलेगा? इट प्रोड्यूसेस, आपको कैसे पता चलेगा तारों में बिजली है? बल्ब रोशन हो जाएगा, पंखा चल पड़ेगा, नहीं समझ आया? हीटर ऑन हो जाएगा, फैन चल पड़ेगा, सुन रहे हो? समझ आया? तो जब एक बॉडी पता करना ना किसी भी फोर्स का, उसके असरात से चलेगा। असर क्या? एक्सेलरेशन। तो जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स अमल करती है उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। प्रॉब्लम अभी भी ये बात समझ नहीं है, लेकिन अब गौर से सुनना। सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉ डिस्कसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, पता चल गया फोर्स के सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होगा। आप कहोगे बाबा भास्कर आगे चल। पहला पार्ट एक्सेलरेशन वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन बताया। दूसरा बताएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन। हुसैन सुन रहे हो? उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इफेक्ट है, जो असर है, उसकी मिकदार जो होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? जो एक्सेलरेशन की मिकदार है वो नेट फोर्स की मिकदार के क्या है? डायरेक्टली, बराह रास्त मुतनासिब है, बराह रास्त मुतनासिब है। अगर गौर से सुनना, गौर से सुनना, एक बॉडी उसका मास m है, अगर उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगे एक्सेलरेशन क्या होगा? और अगर 2 न्यूटन की फोर्स लग जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले एक बंदा रेडी को धक्का लगा रहा था, अब 2 लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कम होगा? 3 कर दूं, फिर 4 कर दूं, फिर 5 कर दूं, जूं जूं फोर्स बढ़ती जाएगी असर भी बढ़ता जाएगा। बात नहीं समझ? जूं जूं बिजली की मिकदार बढ़ती जाएगी बल्ब की रोशनी भी, है ना सही? तो जूं जूं फोर्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उसका असर भी, जितना गुड़ उतना मीठा। अभी भी नहीं समझो? एक्सेलरेशन का जो ये असर है, ये कॉज है। असर ज्यादा होगा अगर सबब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक और बात पूछूं, आप वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी कभी देखी है? गाड़ी आगे जाती है पीछे जाती है ना? अच्छा कभी गौर करना, अगर उसके अंदर तुम एक माल्टा रख दो तो उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, फिर 2 रख दो थोड़ी और, 3 रख दिए, 4 रख दिए, 5, 6, 7 और आखिर का बेचारी जाकर रुक जाएगी। तो जूं जूं याद रखना, जब फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है बेटा, देखो 3 चीजें हैं। एक बॉडी का मास है, हमने मास को कांस्टेंट कर दिया और देखा कि फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है? मास कांस्टेंट है, बॉडी वही है, बॉडी को चेंज नहीं किया। फोर्स कांस्टेंट कर दी जाए और मास चेंज किया जाए, समझ आया नहीं है? तो जूं जूं मास बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा बेटा। जूं जूं बॉडी के अंदर आप माल्टों की तादाद बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन, असर, फोर्स, अब फोर्स नहीं चेंज हो रही, फोर्स वही है। यहां फोर्स को चेंज कर रहे थे, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था, अब फोर्स को कर दिया कांस्टेंट, मास को चेंज किया। किसको चेंज किया? फोर्स वही रही, मास को चेंज किया, बढ़ाना शुरू किया, एक्सेलरेशन क्या होना शुरू हो गया? कम होना शुरू हो गया। बात समझो या नहीं समझो? जूं जूं फोर्स बढ़ती जाएगी कांस्टेंट मास के लिए एक्सेलरेशन कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? वही तो बात आपको समझ नहीं है। जब बॉडी का मास कांस्टेंट होगा, मास नहीं चेंज करना, फोर्स बढ़ाओ, फोर्स बढ़ाओ तो एक्सेलरेशन, फोर्स पहले मैं एक धक्का लगा रहा था, फिर 2 बंदे हो गए, अब मैं क्या कह रहा हूं? फोर्स कांस्टेंट कर दो, फोर्स को चेंज नहीं करना, अब मास को चेंज करो। जूं जूं मास बढ़ता जाएगा,
मैं मिसाल देता हूँ, जो बंदे का वजन बढ़ता जाता है ना, उसकी भागने की रफ्तार आगे जाना। तो जब बॉडी का मास चेंज करते हैं तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन। तो ये इनवर्स रिलेशन है, इसको यूं लिखते हैं, एक्सेलरेशन 1/m मास के इनवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? रेसिप्रोकल के क्लियर हुआ? समझ आया? तो ये दो चीजें ये लॉ कहता है। पहला पार्ट इस लॉ का जो है वो आपको ये बताता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेट फोर्स। और उसके बाद अब बात किसकी करेंगे? एक्सेलरेशन। किसके मैग्नीट्यूड की? एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, जो पैदा हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो बात मैंने ये लिख दी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, द मास ऑफ बॉडी टू द मास ऑफ बॉडी। तो ये ए इज, अगर मास में सीधा सीधा ऊपर डाल देता तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये कि ये 1/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ? हाँ, समझ आया? ये दो बातें हैं। ये जो यहां से यहां तक लिखा हुआ ना, ये यहां से यहां तक, इसकी ये दो स्टेटमेंट बनती है, ये दो सिर्फ मैथमेटिकली ये दो बातें। ठीक है? किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इफ ए फोर्स produces an acceleration a in a body of mass m, then we can state mathematically that, हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं 1 और 2 को। ये लिखना है अब आपने इसके प्रूफ में, आपके बुक पे भी ये देखें। ये इसका प्रूफ है। इफ ए फोर्स F, यहां पे कैपिटल F डाल दें, ठीक है, produces an acceleration capital small a in a body of mass m, then we can state mathematically this law as acceleration जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिख के दूं या ठीक है? अच्छा बच्चे, एक बात याद रखना, एक लॉ है, गौर से सुनना। देखिए, एक्सेलरेशन फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/m के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास का तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन मास 1/m के डायरेक्टली है। क्लियर हो गया? तो एक रूल है कि जब एक क्वांटिटी कुछ दो क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो उनके प्रोडक्ट के भी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब है इसका? आपको ये तो पता है कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/m के, तो फोर्स मल्टीप्लाई 1/m के भी एक्सेलरेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात समझ आइए, ये ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/m के भी, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट याद है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, ये एक्सेलरेशन उसके भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आया या नहीं आया? मैंने यहाँ पे यही लिखा, पहला पार्ट ये था, दूसरा ये है। तो मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2 एक्सेलरेशन इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, इक्वल नहीं, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये मैंने लिख के दिया। अच्छा बेटा, एक बात जरा गौर से सुनना, मैथमेटिक्स का एक उसूल है कि जब कोई सी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो उनकी रेशो आती है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर होता है। जब कोई सी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो जो उनकी रेशो आती है वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होती है उनकी रेशो। समझ आया या नहीं आया? तो इसी तरह अब देखें, ये x किसके बराबर है? के वाई के। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को किसने आपने चेंज कर दिया? इक्वालिटी में। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, आपके पास एक तराजू है, समझ आया नहीं है? उस तराजू का गौर से सुनना, एक पलड़ा जो है वो दूसरे पलड़े के मुकाबले में अगर हल्का हो तो आप एक पलड़े के साथ पत्थर बांध देते हैं और दोनों को बैलेंस करते हैं।
दोनों बराबर होते नहीं होते? यही चीज है कि आपको ये पता है एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर देखो, इधर और से ऊपर, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे किसका साइन आ जाए, इक्वल का, तो हमें साथ एक कांस्टेंट नंबर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि F डिवाइडेड बाय m और एक्सेलरेशन की रेशियो किसके बराबर आएगी, कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगी। तो फिर क्या आ जाएगा, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, सुन रहे हो? तो ये a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ आया? सो क्या चीज आ जाएगी, a के F बाय m, और m भी वहां चला जाएगा, तो F इज इक्वल टू a m, और यहां के लिख देता हूं। आप बात समझे नहीं समझे? तो यही मैंने किया, यहां आपकी बुक पे भी यही कर रहा है ये। अच्छा, मजे की बात बताऊंगा आपको, तो और से सुन। अब यहां ये कर लें, इफ ए फोर्स F produces an in a body of mass m, then ये जो एक्सेलरेशन है, देन इट कैन बी रिटन मैथमेटिकली एस। कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसे, गौर से सुने। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का। ऐसा ही आई विल से फ्रॉम 1 and 2। अगर इन दोनों के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के भी क्या होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F बाय m। अच्छा बच्चा, मजे की बात, आप एक इक्वेशन की दोनों साइडों को देखें, यहाँ m डिवाइडर है, वहां जाकर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a m, या m है। जी बेटा, नहीं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, इसे कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नहीं, इनवर्सली हो तो 1 बाय m डालते हैं, डायरेक्टली हो तो डायरेक्ट सिंबल डाल देते हैं। समझ आ गया? अब बेटा मैंने आपको बताया, जब इस साइन को इक्वलिटी में चेंज करोगे तो यहां पे साथ एक कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, कोई नंबर। समझ आया नहीं है? जैसे एक तराजू के दो बड़े होते हैं ना, तो उन्हें बैलेंस करना तो आप एक साथ बट्टा बांधते हैं, तो इसी तरह यहां पे एक नंबर आता है, तो F इज इक्वल टू K टाइम्स AM या MA। क्लियर हुआ? और मैंने आपको बताया कि अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो जब आप एक ऊपर आके दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो आंसर एक नंबर आएगा हमेशा। तो इस कांस्टेंट कम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का है? कुछ भी हो सकता है, हर डाटा टाइप के लिए डिफरेंट होगा। ये जो आपकी वेलोसिटी है ना, ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। स्लोप ये क्या है, समझ आया नहीं यार? स्लोप भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। समझ आया? आगे चलूं? अब बच्चे, अगर मेरे पास, गौर से सुनना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैस का केजी। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अगर मैं ऐसा यूनिट्स की वैल्यूज इसके अंदर पुट करूं, जैसे ये यहां लिखा, पुटिंग के एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे यहां पे के आएगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी किसमें चेंज हो जाएगी, इक्वलिटी में। इन ऐसा यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी 1, कम्स आउट टू बी 1। क्या कह रहे हैं? अब यहां में लिखना पड़ेगा
जी जी बा बेटा थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। ये बच्चा गौर से सुनना, द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन है असल। एक्सेलरेशन का क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का केजी। जैसे अब यहां पे पुट करेंगे ना इन तमाम को, तो कट कटा के के की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये मैं कह रहा हूं इन एसआई सिस्टम फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, और वो क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, और मास का किलोग्राम। अब तरह ये साइड पे देखें, इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 3 में इनकी वैल्यूज पुट करें, 3 में, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज इन 3। फोर्स की जगह पे क्या आ गया, 1 किलोग्राम, 3 क्या थी, बिकॉज इक्वेशन 3 इज एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एम ए। फोर्स की जगह पे क्या आ गया, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के वैसे क्या वैसे ही, किलोग्राम आ गया, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। ये के को यहां पे रहने दो और उसको वहां ले जाओ, के एज इट इज, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम, ये कट के आंसर क्या आ गया, 1 आ जाए, तो k इज इक्वल टू 1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 3, k की वैल्यू 3 आ गई, तो पुटिंग k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो f इज इक्वल टू, बिकॉज ये कहता k टाइम्स ma था, तो k की जगह पे जब 1 डालेंगे तो ma, सो f इज इक्वल टू, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। को बंदा से ये पूछे व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप इतना भी बताते ना f इज इक्वल टू ma, तो बात पूरी है। लेकिन मुझे पेपर में ये नहीं बताना f इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको डिफाइन करना और इलेबोरेट करना, ठीक है। किसी को बात नहीं समझ आई पूछ लो, समझ आ गया सबको, एनी प्रॉब्लम। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये समझ आ गया सारा। तो आपने यहां पे ये करना है, इफ ए फोर्स ऑफ F produces an acceleration A in a body of mass, and then we can state mathematically that acceleration is directly proportional to force and acceleration is inversely proportional to mass। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और इसकी जगह क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, m को वहां मल्टीप्लाई करके कहा पुटिंग k एज द प्रोपोर्शनलिटी। अब तो समझ आ जाएगा ना, तो ये k इज इक्वल टू F इज इक्वल टू km में आ गया। और आपको पता है सिस्टम इंटरनेशनल में जो k की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 1। सो ये इक्वेशन का बन जाएगी 3.2, इट विल बिकम F इज इक्वल टू ma। प्रॉब्लम किसी को, ये मैंने करके दे दिया आपको। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या, न्यूटन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। अब गौर से सुने, 1 न्यूटन कितनी फोर्स होगी बताएं जरा मुझे। F इज इक्वल टू ma है, सुन रहे हो। अब इसकी वैल्यू F इज इक्वल टू m में, मैं चाहता हूं कि फोर्स मेरे पास 1 न्यूटन आ जाए। कितने न्यूटन, तो कैसे आएगी, ये कौन सी फोर्स होगी, एक ऐसी फोर्स जो 1 kg मास में कितना एक्सेलरेशन पैदा कर दे, तो कितनी बन जाएगी, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन ही होता है। तो 1 न्यूटन कौन सी, बेटा सुन रहे हो, 1 किलोग्राम बॉडी पे जब एक फोर्स अमल करे और उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा कर दे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। हुसैन सुन रहे हो, 1 न्यूटन कौन सी फोर्स है, ये एक ऐसी फोर्स है जो 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। को बंदा से पूछ ले 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है, तो आप क्या जवाब देंगे, वो फोर्स, ए फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। ये वो फोर्स है जो कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करेगी, किस बॉडी में, जिसका मास 1 kg हो। मुझे समझ आया,
1 किलोग्राम मास की बॉडी में जो फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है वो फोर्स 1 न्यूटन होती है। अभी बात नहीं समझ, कोई फोर्स है आपने 1 किलोग्राम बॉडी पे लगाई और उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उस फोर्स को हम कहते हैं 1 न्यूटन की फोर्स। अभी भी नहीं समझे? अगर ये टेबल 1 किलोग्राम का हो और मैं इसमें फोर्स लगाऊं और इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो कितने न्यूटन की है, ये मैं कह रहा हूं। आप समझ आया नहीं है? तो इसको मैथमेटिकली जब आपने डिफाइन करना ही है तो आपने इसको कैसे डिफाइन करना है, तो गौर से सुन लें। कहना इफ मास ऑफ बॉडी इज 1 kg, acceleration is equal to 1 meter per second square, then according to Newton's second law of motion, क्या कहता है m, मास क्या, एक्सेलरेशन क्या, तो आंसर कितना आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और बिकॉज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, सो देयरफॉर हमने यहाँ पे न्यूटन लगा दिया। अब आप कहें हेंस 1 न्यूटन इज अ फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। हेंस ए फोर्स दैट प्रोड्यूसेस, एक फोर्स जो पैदा करे एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी या मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। उससे हम 1, ये फोर्स है जो एक्सेलरेशन पैदा करती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बॉडी या मास 1 kg में। प्रॉब्लम किसी को, तो ये 1 न्यूटन की फोर्स भी आ गई। आगे एग्जांपल्स है। Find acceleration that is produced by a force of 20 Newton in a mass of 8 kg। तो डाटा सीधा सीधा आपके पास है, क्या करोगे, डाटा कैसे लिखोगे, बोलो। चलो आज मैं यहाँ पे लेक्चर क्लोज करता हूँ, कल इंशाल्लाह एग्जांपल भी करवाऊंगा और न्यूटन के 2 कवानीन जो रहते हैं वो भी करवाऊंगा। कल ये करके आइएगा, मैं पहले इसका टेस्ट लूंगा 1 न्यूटन की डेफिनेशन तक कि फोर्स का यूनिट क्या 1 न्यूटन, तो उसके बाद फिर ये एग्जांपल्स करवाऊंगा और फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ भी और थर्ड लॉ भी साथ ही हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।